तो ठीक है, आज हम लोग उसके आगे की कहानी समझते हैं। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी क्या है ना। तो उसी रेटिनोब्लास्टोमा के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है ना। देखते हैं क्या चल रही है। लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। कोई भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, उसके एक ही एलील में म्यूटेशन कराने से म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ टीएसजी ट्यूमर सप्रेसर जीन यूजुअली डज नॉट कॉज कैंसर। क्यों? क्योंकि दो एलील है ही है, दो एलील मिलकर एक प्रोटीन बनाते थे और प्रोटीन बना करके क्या करते थे, ट्यूमर को सप्रेस करते थे। अगर एक एलील खराब हो गया है, एक एलील म्यूटेट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं, मैंने तुरंत बोला था कि ट्यूमर सप्रेसर जीन को ऐसा ब्रेक ले लेंगे। अगर एक ब्रेक फेल हो गई है तो दूसरी ब्रेक से ब्रेक लगा करके हम लोग गाड़ी रोक लेंगे। तो जनरली क्या होता है कि एक एलील में म्यूटेशन होने के कारण यहाँ पर कैंसर जो होता है वो कॉज नहीं होता है। That is, if there is a cancer just because of the mutation in the tumor suppressor gene, then the mutation should be homozygous, है ना। म्यूटेशन शुड बी फैसिलिटेड ऑन द बोथ एलील, दोनों एलील पे म्यूटेशन होना चाहिए, बिकॉज द अदर नॉर्मल एलील रिमेन फंक्शनल। लॉस ऑफ फंक्शन या लॉस और इनएक्टिवेशन ऑफ द रिमेनिंग नॉर्मल एलील इज कॉल्ड लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। देखो, मान लिया गया, मेरी भाई ध्यान लगाना, मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि एक नॉर्मल एलील है, एक नॉर्मल परिस्थिति चल रही है, मान लिया गया आरबी ही ले लिया हमने, आरबी ही लेके चल रहे क्योंकि आरबी पढ़ा हुआ है। आरबी लिया, आरबी क्या था, आरबी बढ़िया सुंदर सा वाइल्ड टाइप नॉर्मल टाइप आरबी था, ठीक है। म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ तो ये बन गया आरबी, म्यूटेशन हुआ तो बन गया आरबी प्लस और आरबी माइनस, है ना, आरबी माइनस। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है मेरे भाई, ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस। ये कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस कंडीशन होने के कारण अब अगर हमने इसमें फिर से एक और म्यूटेशन कराया, फिर से एक और म्यूटेशन कराया, तो ये हो जाएगा फर्दर आरबी माइनस और आरबी माइनस। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन लॉस हो गई, खत्म हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्दर म्यूटेशन। तो क्या लिखा हुआ है, लॉस और इनएक्टिवेशन ऑफ द रिमेनिंग नॉर्मल एलील। जो बचा हुआ नॉर्मल एलील है उसको हमने क्या किया, लॉस कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। तो इसको हमने बोला लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है, हेट्रोजाइगोसिटी खत्म। अब हेट्रोजाइगोसिटी खत्म हो गई, अब हो क्या गया है, यहाँ पर म्यूटेंट एलील होमोजाइगस कंडीशन में आ चुका है। और अगर म्यूटेंट एलील होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो अब क्या होगा कि इस एलील के कारण बनने वाली जो प्रोटीन थी वो नहीं बन पाएगी। और ये प्रोटीन करती क्या थी, ट्यूमर को सप्रेस करती थी, तो वो अब नहीं हो पाएगा। और अगर ट्यूमर सप्रेस नहीं हो पाएगा तो होगा क्या, होगा क्या, होगा मेरे भाई कैंसर। क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए भाई, इसमें कुछ रटने लायक नहीं है। लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब समझ में आया, कुछ भी एक चवन्नी का भी कुछ रटने लायक नहीं है, 25 पैसा भी नहीं रटना है। बोलिए शिवानी जी, समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, सप्तऋषि भाई आपको बात समझ में आ रही है। लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी रिप्रेजेंट द सेकेंड हिट नटसन्स टू हिट हाइपोथेसिस। नटसन टू हिट हाइपोथेसिस यही है। नटसन ने क्या, नटसन टू हिट हाइपोथेसिस क्या कहती है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या होता है, पहले एक बार आके हिट करेगा म्यूटाजन तो एक म्यूटेशन दिखा, बट ये हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होती है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती है। फिर दोबारा फिर आके हिट हुआ म्यूटाजन तो दूसरा भी म्यूटेंट हो गया, पहला तो था ही था, दूसरा भी म्यूटेंट हो गया। इसको बोलते हैं नटसन टू हिट हाइपोथेसिस। तो नटसन टू हिट हाइपोथेसिस को ये बतला रहा है, क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी रिप्रेजेंट सेकेंड हिट, दूसरी हिट को बतलाता है। लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, है ना, कॉमनली एसोसिएटेड विद आरबी रेटिनोब्लास्टोमा T53, है ना। TP53 ये जीन है मेरे भाई, TP53 जीन है और इससे एक प्रोटीन बनती है जिसको P53 बोलते हैं, है ना। APC एनाफेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, BRCA, है ना, जीन्स, इस तरह के जीन्स क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं। लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है बस, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं।
लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी का अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द नॉर्मल एलील। नॉर्मल एलील में या तो म्यूटेशन करा दो या तो उस एलील को डिलीट करा दो। क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा, क्रोमोसोम का लॉस होगा, क्रोमोसोम ठीक है। हम क्या बता रहे हैं, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी का क्या तरीका है, पहला तरीका है म्यूटेशन करा दो या डिलीशन करा दो नॉर्मल एलील का। दूसरा, क्रोमोसोम लॉस हो जाए, वो टुकड़ा ही हट जाए, वो जो टुकड़ा था, जो नॉर्मल एलील का टुकड़ा था वो लॉस हो गया, वो हट गया, है ना, ट्रांसलोकेट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, है ना, दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह जहां गया वहां पे डाउन स्ट्रीम पे प्रोमोटर ही नहीं है, उल्टा बोल दिया, अप स्ट्रीम पे प्रोमोटर ही नहीं है, ठीक है, अप स्ट्रीम पे प्रोमोटर ही नहीं है, तो प्रोमोटर ही नहीं तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, तो क्रोमोसोम मिस सेग्रीगेशन हो गया है, उसका सेग्रीगेशन गलत हो गया है, नॉन डिसजंक्शन है ना, इस तरह की कहानी चल रही। तो ओवरऑल क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वही लॉस कर गया। माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन, मैंने फिर से बताया, स्टार जहां बना होगा मान लेना मोस्ट कॉमन, है ना, मोस्ट अकरिंग टाइप वही है, मोस्ट यूजिंग टाइप वही है। तो माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन जैसे कि अभी आरबी में दिखाया गया था, दो सेल्स आपस में मिल करके एक नया कॉम्बिनेशन बना ली, एक नया कॉम्बिनेशन बना ली, कैसे बना ली, पता चला आरबी प्लस और आरबी माइनस थी एक सेल, और दूसरी सेल भी आरबी प्लस, है ना, और आरबी माइनस थी, और इनके रिकॉम्बिनेशन हुआ, एक नया कॉम्बिनेशन बना आरबी माइनस और आरबी माइनस का। तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी का, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी का मोस्ट कॉमन है। मैंने थिंक लिखा है बहुत सारा, है ना, क्वेश्चन मार्क बनाया कि लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटोऑन्कोजीन, ये आपको करना है, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था ये आपको करना है। शिवानी मैम कुछ जवाब तुरंत दे रही थी, शिवानी नहीं कृतिका, मैंने बोला था आपको खुद से सोचना है, ठीक है, इसको आपको सोचना है कि प्रोटोऑन्कोजीन जो है, मैंने प्रोटोऑन्कोजीन पढ़ा रखा है, वहां पर लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी क्यों नहीं होता है, वहां पर लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी क्यों नहीं दिखता है, कितने लोग इसका आंसर सोच पा रहे हैं, जितने लोग सोच पा रहे हैं वो लोग हमको व्हाट्सएप पे लिख करके वॉइस मैसेज जैसे आपकी सुविधा हो हमें भेजेंगे, एक लाइन ही टाइप करना है, कि एक ही दो लाइन का है बस, एक लाइन या दो लाइन, मैक्सिमम 30 वर्ड्स का, 30 वर्ड्स का है बस, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, कि लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो प्रोटोऑन्कोजीन में क्यों नहीं दिखता है, क्यों नहीं एसोसिएटेड है उससे, ठीक है, कितने लोग इसका आंसर समझ पा रहे हैं, जितने लोग इसका आंसर समझ पा रहे हैं वो थम्स अप करें, और जो नहीं समझ पा रहे वो प्रोटोऑन्कोजीन के बारे में पहले पढ़े, तुरंत समझ जाएंगे कि लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, व्हाई द लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटोऑन्कोजीन। ठीक है, आज दीप्ति मैम एब्सेंट है, आज दीप्ति मैम ने शिवानी मैम को भेज दिया कि आप बहन आज आप पढ़ लो, कल हम पढ़ लेंगे, ठीक है। रोल ऑफ इपिजेनेटिक चेंजेस, इपिजेनेटिक चेंजेस का रोल क्या है, पहली बात तो हम लोग समझ लेते हैं, पहली बात तो हम लोग को इपिजेनेटिक का मतलब पता होना चाहिए, इपिजेनेटिक चेंज का मतलब पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में भी बताया था, आज फिर बता दे रहे। इपिजेनेटिक चेंज क्या होता है, मान लिया गया कि ये कोई डीएनए है ना, मान लिया गया कि डीएनए है, अब डीएनए में डीएनए के एक्सप्रेशन को, डीएनए के एक्सप्रेशन को चेंज करने के दो लहजे हैं, डीएनए का एक्सप्रेशन है उसको चेंज करने के, एक्सप्रेशन को चेंज करने के दो तरीके हो रहे हैं, पहला हो रहा है जेनेटिक चेंज, जेनेटिक लेवल पे चेंज कर दो, और दूसरा हो रहा है क्या, इपिजेनेटिक लेवल पे चेंज कर दो, इपिजेनेटिक लेवल पे चेंज करिए आप भाई। तो दो तरीके हैं, जेनेटिक लेवल पे चेंज करने के कई तरीके हो सकते हैं, दो आराम से देख सकते हैं, जैसे कि म्यूटेशन हो गया उसके कारण जेनेटिक लेवल पे कोई चेंज हो गया, कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, कहीं पे ग्वानिन होना चाहिए था, है ना, वहां पे साइटोसिन आ गया, है ना, एडेनिन होना चाहिए था, यूरेसिल आ गया, जो भी आ गया हमें कुछ से नहीं मतलब है, तो उसको हम लोग, ओके मैम कोई बात नहीं है, ठीक है, तो म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक लेवल पे चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के कारण भी हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज अ जेनेटिक लेवल चेंज। एपिजेनेटिक लेवल पे क्या होता है कि जेनेटिक लेवल पे चेंज नहीं करते हैं, वहां पर जेनेटिक लेवल मतलब न्यूक्लियोटाइड लेवल पे कोई चेंज नहीं करते हैं, वहां पर न्यूक्लियोटाइड लेवल पे चेंज नहीं होता है, वहां पे किस लेवल पे चेंज होता है, वहां पर न्यूक्लियोटाइड लेवल पे चेंज नहीं होता, वहां पर होता है मॉडिफिकेशन, वहां पर क्या होता है, मॉडिफिकेशन, क्या होता है मेरे भाई, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन करके अब डीएनए के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, जैसे मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, मिथाइलेशन कर सकते हैं,
मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, डीमिथाइलेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, एसिटाइलेशन कर सकते हैं, एसिटाइलेशन कर सकते हैं, है ना, इस तरह की कहानी कर सकते हैं। फास्फोराइलेशन कर सकते हैं, फास्फोराइलेशन कर सकते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ द इपिजेनेटिक चेंजेस, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है, रीमॉडलिंग कर सकते हैं। रीमॉडलिंग में क्या करते हैं, रीमॉडलिंग है ना। कितने लोग को रीमॉडलिंग याद आ रही है, कितने लोग को रीमॉडलिंग पता है यहाँ पे कि रीमॉडलिंग में क्या होता था, ठीक है। रीमॉडलिंग में क्या होता था, कितने लोग को याद आ रहा है, बताए भैया। रंगोली जी, क्या आपको रीमॉडलिंग का मतलब पता चल पा रहा है, बतलाए मैडम। बताइए, सप्तऋषि भाई से कुछ सीखिए, ऐसी है कहानी। अब डीएनए एक क्रोमैटिन के सॉरी हिस्टोन के चारों तरफ लपेटा गया हुआ है ना। तो हमको पता होना चाहिए जहां पे टाइट लिपटा हुआ है तो वहां पर वो डीएनए एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा है। हमने क्या किया, बाहर से एटीपी दिया, खूब सारी एटीपी यहाँ पे इन्वॉल्व करी। एटीपी इन्वॉल्व करके ये जो हिस्टोन था, ब्लैक कलर का जो हिस्टोन आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा आगे की ओर सफल कर दिया। तो जो डीएनए यहाँ पर टाइटली मान लिया, ये वाला इतना पॉइंट मान लिया, ये वाला पॉइंट, इतना पॉइंट मान लिया, ये डीएनए यहाँ पर ये एक जीन हो गया। ये जीन टाइटली एसोसिएट था हिस्टोन से, वो थोड़ा बाहर आ जाएगा। अगर ये हिस्टोन इतना आगे बढ़ गया, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया हिस्टोन ऑप्टामर, तो क्या हो गया, ये आगे आ जाएगा। आगे आ जाएगा तो पता चलेगा ये लूज हो जाएगा। जो टाइटली जुड़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ऑप्टामर से थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, वो लूज हो जाएगा। लूज हो जाएगा तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। एक काम ये भी हो सकता है, जब ये बाहर होगा तो हो सकता है यहाँ पे जो जीन पाया जा रहा होगा, वो जीन अब डीएनए से सॉरी हिस्टोन से टाइटली बाइंड हो चुका है, वो हिस्टोन से टाइटली बाइंड हो चुका है। तो वो हिस्टोन से अगर टाइटली बाइंड हो चुका है तो वो अब एक्सप्रेस हो नहीं पा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हिस्टोन को मूव करा के बाय द यूज ऑफ द एटीपी, इस एटीपी डिपेंडेंट मैनर में हिस्टोन को मूव करा करके हमने क्या कर दिया, जीन को ऑन या ऑफ कर दिया, जीन को ऑन या ऑफ कर दिया, जीन को ऑन ऑफ कर दिया। यहाँ पर भी तो डीएनए के एक्सप्रेशन को हमने रेगुलेट किया। तो डीएनए को एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के कई तरीके हो गए, जेनेटिक हो गया, एपिजेनेटिक में भी दो हो गए, मॉडिफिकेशन और रीमॉडलिंग। मॉडिफिकेशन में डीएनए मेथाइलेशन, डीमेथाइलेशन, एसिटाइलेशन, डीएसिटाइलेशन, फास्फोराइलेशन, डीफास्फोराइलेशन, सब तरीके हो सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि अगर कोई कहीं पे मिथाइलेशन से जीन ऑन होता है तो डीमेथाइलेशन से ऑफ होता है, नहीं, मिथाइलेशन से ऑन होता है तो मिथाइलेशन से ऑफ भी हो सकता है। ऐसा जनरली देखने को मिलेगा और खूब अच्छे से मैंने इस चीज को पढ़ाया था, लाइव क्लास में पढ़ाया था, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको सारे तरीके पता चल गए कि जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है। अब आप लोग क्या समझने जा रहे हैं कि रोल ऑफ इपिजेनेटिक। अब हम लोग इपिजेनेटिक चेंजेस समझते हैं कैंसर में, कैंसर को करने या कैंसर को रोकने में इपिजेनेटिक चेंज क्या है। बोला जा रहा है इपिजेनेटिक चेंजेस रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन विदाउट अल्टरिंग द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस को बगैर चेंज करें। मेजर मैकेनिज्म क्या है, डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, है ना, या क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, ठीक है। तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन देखते हैं किस तरह से कैंसर में कि जीन के एक्सप्रेशन को, अब जीन यहाँ पे कौन होने वाले होंगे, जीन होने वाले होंगे सर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होंगे वो होने वाले होंगे, या यहाँ पर जीन कौन हो सकते हैं, यहाँ पर प्रोटो ऑन्कोजीन होने वाला होगा, है ना, या ऑन्कोजीन होने वाला होगा। अब सोचो ऑन्कोजीन को, अगर ऑन्कोजीन है उसमें क्या करे कि कैंसर रुक जाए। हम लोग समझ लो कैंसर की दवा ही ढूंढ रहे हैं, हम लोग क्या करें कि कैंसर को रोकना है, तो ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन क्या करे, ऐसी इपिजेनेटिक्स उसमें लगाएं, ऐसी इपिजेनेटिक्स लगाएं कि वो ऑन्कोजीन क्या है, वो ऑन्कोजीन ऑफ हो जाए। ऐसा कुछ करे, पहले देखेंगे कि वो जीन में फास्फोराइलेशन करने से ऑफ होता है ना, या कोई एक प्रोटो ऑन्कोजीन था वो ऑन्कोजीन में चेंज हो चुका है, हमको उसको ऑफ करना है। अब हमको चाहिए कि हम उसको ऑफ कर दें, तो क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाए कि कुछ ऐसा किया जाए, फास्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे वो जीन ऑफ हो जाए, है ना, जिससे वो जीन ऑफ हो जाए। या कुछ ऐसा किया जाए, रीमॉडलिंग करी जाए, हिस्टोन को ऐसा शिफ्ट किया जाए कि वो जीन हिस्टोन से जाके टाइटली बाइंड हो जाए तो वो ऑफ हो जाए। यही तो तरीका है। प्रोटो ऑन्कोजीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन है वो सॉरी प्रोटो ऑन्कोजीन बोल रहा हूँ, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो ऑफ होके बैठा हुआ है,
क्या किया जाए? अब हमको उसके केस में क्या करना है, उसको ऑन करना है, तब कैंसर का इलाज कर पाएंगे। तो उसमें क्या करना है, उसमें किस तरह से इपिजेनेटिक लेवल पे चेंज करना है या किस तरीके से रिमॉडलिंग करवानी है, सॉरी किस किस तरह से मॉडिफिकेशन करना है या किस तरीके से रिमॉडलिंग करवानी है। तो मान लिया गया कि डीएनए मिथाइलेशन एक तरीका पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है ना, स्टार बना हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट तरीका है। डीएनए मिथाइलेशन में क्या होता है, अकर्स मेनली एट द सीपीजी, है ना, आइसलैंड। सीपीजी क्या है, सीपीजी आइसलैंड है ना। सीपीजी का मतलब समझो मेरे भाई, सीपीजी का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, सी का मतलब साइटोसिन, है ना, जी का मतलब ग्वानिन, और दोनों के बीच में फॉस्फेट बॉन्ड होता है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, जहां पर ये रिपीटेड मैनर पे पाए जाते हो, सेम स्ट्रैंड की बात हो रही है, इट शुड बी प्रेजेंट अपॉन द सेम स्ट्रैंड, सेम स्ट्रैंड, है ना, क्या लिख दिया मैंने, ये पता नहीं, ये जहां पर ये रिपीटेड मैनर में पाए जा रहे होंगे, सेम स्टैंड पे पाए जा रहे होंगे रिपीटेड मैनर में, उस पर्टिकुलर एरिया को सीपीजी आइसलैंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, प्रेजेंट, अब ये कहां पाए जाते हैं, जनरली जीन के प्रोमोटर के आसपास पाए जाते हैं, प्रोमोटर पे नहीं, प्रोमोटर के आसपास। प्रोमोटर पे तो एटी रिच होता है, प्रोमोटर कैसा होता है मेरे भाई, एटी रिच रहने वाला है यहाँ पर, है ना, एटी रिच होने वाला है, क्योंकि वहां से वहां पर खोलना भी है उसको, है ना। टाटा एटी बॉक्स आपने कभी जीवन में सुना होगा, है ना, टीटी गाका बॉक्स आपने सुना होगा, तो वो एटी रिच रहने वाला है। प्रोमोटर के आसपास का एरिया क्या करना है, सीपीजी रखना है। सीपीजी का मतलब क्या होगा, साइटोसिन, फॉस्फेट और ग्वानिन, है ना, ये पाया जा रहा है, ये सीपीजी। अब उसमें सीपीजी में सी की क्या खासियत होती है, सी की खासियत क्या होती है, ये मिथाइलेशन प्रोन होता है, यहाँ पे मिथाइलेशन आसानी से हो सकता है, साइटोसिन पे मिथाइलेशन बड़ी आसानी से हो सकता है ना। तो मिथाइलेशन प्रोन होता है। अब होगा क्या, प्रोमोटर मिथाइलेशन, अगर इस प्रोमोटर का मिथाइलेशन करवा दिया जाए, है ना, प्रोमोटर के आसपास पाए जाने वाले सीपीजी का मिथाइलेशन करा दिया जाए, तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन भी रुक जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या, अब हम लोग क्या समझे, ओवरऑल हमको पता चला कि कैंसर अगर है, कैंसर में क्या होता है कि अगर मिथाइलेशन कराया गया है तो जीन का सप्रेशन हो जाएगा। मान लिया ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो ट्यूमर को रोकता है, जो कैंसर को रोकता है, और उस जीन का अगर मिथाइलेशन करा दिया, नोट्स में मत देखो, कहीं और देखो और सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे आगे सोचो। ट्यूमर सप्रेसर जीन है, नोट्स में मोबाइल में मत देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सोचते रहिए। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मैंने बोला कि मिथाइलेशन कराने से जीन ऑफ होता है, जीन सप्रेस होता है, ठीक है। प्रोमोटर के आसपास जो सीपीजी एरिया है, वहां के साइटोसिन पे अगर मिथाइलेशन करा दिया जाए तो जीन क्या हो सकता है, ऑफ हो जाता है। अब आप खुद सोचो, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन है और वहां पर हमने खूब सारा मिथाइलेशन करा दिया, तो ट्यूमर सप्रेशन जीन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन ही ऑफ हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। अगर वहां पे मिथाइलेशन कम करा दिया जाए, अब मान लिया कोई प्रोटोऑन्कोजीन है, अब प्रोटोऑन्कोजीन है, वहां पर मिथाइलेशन कम हो गया, हाइपोमिथाइलेशन हो गया, है ना, हाइपोमिथाइलेशन होगा। तो हमने पहले बोला कि मिथाइलेशन से जीन ऑन होता है और डीमिथाइलेशन से या मिथाइलेशन से जीन ऑन होता है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टा बोल रहा हूं, मिथाइलेशन से जीन ऑफ होता है और डीमिथाइलेशन से क्या होता है, डीमिथाइलेशन से क्या हो रहा है, जीन ऑन हो जाता है। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन में मिथाइलेशन करा के जीन को ऑफ कर दिया जिससे कैंसर हुआ, और प्रोटोऑन्कोजीन में मिथाइलेशन करा के जीन को ऑन किया जिससे कैंसर हुआ। तो ओवरऑल दोनों तरह से क्या हो गया, कैंसर कॉज हो रहा है। चलिए भाई देखते हैं एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल क्या देखते हैं, आगे आगे कुछ भी नहीं कूदना, जहां जहां से मैं दिखा रहा हूं वो आपको सोचना है मेरे भाई। देखते हैं जरा सा क्या बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 5 मिथाइल साइटोसिन है ना, एक एंजाइम आया टेट एंजाइम आया, 10-11 ट्रांसलोकेशन एंजाइम, टेट एंजाइम। टेट एंजाइम क्या करता है, टेट एंजाइम क्या करता है, मिथाइल को ट्रांसलोकेट करा देता है, ट्रांसलोकेशन एंजाइम मिथाइल को ट्रांसलोकेट करा देता है। जो 5 मिथाइल साइटोसिन है, जो 5 मिथाइल साइटोसिन है ना, वो क्या करता है, वो टेट की प्रेजेंस में क्या करता है, 5 मिथाइल साइटोसिन काय में चेंज हो जाता है, 5 हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन में चेंज हो जाता है। एक्चुअली में ये वो स्टेप है, ध्यान लगाना, पूरा बात यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती, लिखेंगे तो बहुत नोट्स पड़ जाएगा, लेकिन मैंने इतना बताया कि यहाँ से डीमिथाइलेशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, डीमिथाइलेशन की प्रक्रिया जो है वो क्या हो चुकी है,
स्टार्ट हो चुकी है, डीमिथाइलेशन की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, टेट ने क्या किया है, डीमिथाइलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। कुछ समय बाद यहाँ पर ओवरऑल आगे फर्दर और स्टेप्स होने वाले हैं। आगे फर्दर क्या होने वाला, और स्टेप्स ऐसे चलेंगे, और स्टेप्स चलेंगे ऐसे, और अल्टीमेटली डीमिथाइलेशन हो जाएगा। मतलब ओवरऑल साइटोसिन से मिथाइल ग्रुप हट जाएगा, है ना, ओवरऑल डीमिथाइलेशन हो जाएगा, है ना, डीमिथाइलेशन हो जाएगा। अगर डीमिथाइलेशन हो जाएगा डीएनए का, है ना, डीएनए का डीमिथाइलेशन हो जाएगा, तब क्या होगा, तब क्या होने वाला है, डीएनए का डीमिथाइलेशन हो जाएगा तो जीन क्या हो जाएगा, जीन क्या हो जाएगा, जीन ऑन हो जाएगा। ध्यान ये लगाना, जीन क्या हो जाएगा, जीन ऑन हो जाएगा। डीमिथाइलेशन से क्या होगा, जीन ऑन हो जाएगा। मिथाइलेशन से क्या होता है, जीन ऑफ हो जाता है। डीमिथाइलेशन से क्या होता है, जीन ऑन हो जाता है। क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो, मैंने क्या बोला है, मिथाइलेशन से, हाइपर मिथाइलेशन से जीन ऑफ हो जा रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑफ हो जा रहा है ना, और ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑफ हो जा रहा है, या कोई भी जीन हो वो ऑफ हो जाता है। तो ओवरऑल ये जीन ऑफ हो जाता है। क्या इतनी बात, ये नॉर्मल, आगे क्या लिखा हुआ हमको कोई मतलब नहीं, खाली ये लाइन आपको क्या समझ में आ गई। अब हुआ क्या, अगर टेट अपना काम ना कर पाए, अगर टेट अपना काम ना कर पाए तो क्या होगा। अगर टेट अपना काम नहीं कर पाता है तब क्या होता है मेरे भाई, इस बात को आपको सोचना है। टेट अगर अपना काम नहीं कर पाएगा तो क्या ये डीमिथाइलेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर डीमिथाइलेशन नहीं हो पाएगा तो खूब सारा मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप ऐड होता चला जाएगा, हो जाएगा भाई, खूब सारा 5 मिथाइल साइटोसिन बनता चला जाएगा, जी सर बनता चला जाएगा। और अगर 5 मिथाइल जी साइटोसिन बनता चला जाएगा तो क्या डीएनए का हम लोग बोल सकते हैं हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा। जहां जहां पे मार्क कर रहा हूं बस वहीं वहीं पे आप ध्यान लगाना, ये हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा, जी सर बिल्कुल हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा। और अगर हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा, एक्चुअली में ये एरो ऐसे होना चाहिए था, है ना, ये सीक्वेंस में है, हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगा तो क्या जीन ऑफ हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। और अगर जीन ऑफ हो जाएगा तो क्या, जीन ऑफ हो जाएगा तो क्या यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा, सर नहीं हो पाएगा। जीन ऑफ हो गया तो क्या डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ब्लॉक डिफ्रेंसिएशन। और अल्टीमेटली क्या कैंसर होगा, जी सर कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ट्यूमरोजेनेसिस हो जाएगी। ठीक है, ट्यूमरोजेनेसिस हो जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये जीन ऑफ होता कैसे है, इसको कौन आके रोक लेता है, इसको कौन आके रोकता है। तो हमने बोला इसको रोकने के लिए कौन आता है, 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट, 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट, 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट जो होता है वो इसको आके रोकता है। 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट, 2HG, 2HG, 2HG। कितने लोग याद कर पा रहे हैं कि ये 2HG कहाँ बना था, कैसे बना था, कितने लोगों को याद है 2HG कैसे बना था। कितने लोग बता सकते हैं 2HG कैसे बना था, कमेंट करिए, बहुत देर आलस हो गई, लगातार मैं बोल रहा हूं। निशा जी बतलाएं, क्या 2HG अभी तक आपने कहीं पढ़ा है आज तक कि 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट बना। बहुत शानदार। और लोग बताएं, क्या आज तक कभी अपने जीवन काल में MSc कर डाले और लोग PhD कर लिए, अंशिका ने भी नहीं पढ़ा। ओ माय गॉड, सप्तऋषि भाई बताएं, कोई ऐसा, अनुष्का है कि नहीं है, अर्चिता पढ़ ली है भैया, अर्चिता कहीं और भी पढ़ती है हमारे अलावा, अर्चिता पढ़ ली है हमें लग रहा है। सप्तऋषि भाई बताओ, और अनुष्का है कि नहीं है पता नहीं, अनुष्का बताएं। अर्चिता तब तक आप टाइप करते रहो, आज दुनिया वालों को दिखा दो कि तुमने 2HG कहाँ पढ़ा। आज वो मौका आया है आपको अपनी शक्तियां दिखाने का। अर्चिता जी बताएं, अच्छा क्या मैंने पढ़ाया है क्या 2HG कहीं। आस्था बताएं, वही तो मैंने पूछा था कि कितने लोग जो हैं कैंसर पूरा जितना पढ़ाया है पढ़ डाले, तो बहुत लोग थम्स अप। आंको मेटाबोलाइट, शिवानी मैम बता रही हैं, वेरी गुड। निशा जी आंको मेटाबोलाइट, आप कैंसर को लग के नहीं खत्म कर पा रहे हो, कितना अच्छे से मैंने समझाया था। मैं चाहता डायरेक्ट आंको मेटाबोलाइट बता देता, लेकिन मैंने उससे पहले क्रेब साइकिल पूरी बताने की कोशिश करी थी कि ऐसे ऐसे क्रेब साइकिल चलती है ना। और उस दिन मैंने पूछा था कि कितने लोगों को क्रेब साइकिल आती है, तो आपने भी हाथ उठाया था कि क्रेब साइकिल आती है। ठीक है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिजी, देखो बिजी का मतलब क्या है कि आप बिजी हो जाओगे
मैम तो बिजी होकर के आप फैक्ट भूल सकते हो, वो जायज है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट नहीं बोलना है आपको, ठीक है? कॉन्सेप्ट नहीं बोलना है, अगर आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हो तो गड़बड़ है। फैक्ट आप भूल जाओ, मुझसे कोई रैंडम आकर के पूछे फैक्ट तो भूल जाओ, कोई बात नहीं। अल्फा कीटो नॉर्मल जो रास्ता चल रहा था, नॉर्मल रास्ता जो चल रहा था उसमें क्या हो रहा था, अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता था। लेकिन जब IDH1 म्यूटेट हो जाता था, IDH2 म्यूटेट हो जाता था, ये आइसोफॉर्म है ना, तो आइसोफॉर्म से ये IDH1 IDH2 ये क्या करते थे, इसी अल्फा कीटो अल्फा केजी को 2HG में चेंज कर देते थे। आप सोचो अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो वहां पर, अब देखो कैंसर जब होता है तो कैंसर, एक कैंसर क्या करता है, कैंसर को दूसरे तरह के और जो प्रोमोटर्स है जो कैंसर को प्रमोट करते हैं उसको भी बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए बोलते हैं ना, जैसे जैसे कैंसर अपनी लेट फेज में जा रहा होता है, बोलते भैया अब कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्यों? जैसे अर्ली फेज में कैंसर डिटेक्ट हो गया तो बोलते हैं अभी कंट्रोल हो सकता है। अभी क्यों कंट्रोल हो सकता है? क्योंकि अभी हो सकता है कैंसर को कॉज करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए कोई शरीर में एक ही दो एजेंट है, उन पे टारगेट बना सकते हैं। मान लो किसी इंसान के अंदर कैंसर हुआ और कैंसर होने के कारण IDH1 जो था वो क्या था, 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटरेट बनाना शुरू कर दिया। अब 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटरेट क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटरेट क्या करता है, क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटरेट एक काम और कर रहा है, टेट कर रहा है, वो डायरेक्ट एक पाथवे उससे कैंसर कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, और टेट को भी इनिबिट कर दे रहा है। और जब टेट को इनिबिट कर दे रहा है तो पता चला कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उनको भी ब्लॉक कर दे रहा है। तो जो खुद तो कर ही रहा है और जो रोकने वाली हमको ईश्वर ने मशीनरी दे रखी है उसको भी ऑफ कर दे रहा है। हम लोग बाहर से कैंसर कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हम लोग इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि जो हमको ईश्वर ने मशीनरी दे रखी है ना, जो मशीनरी हम लोगों को ईश्वर ने दे रखी है, ठीक है, जो ईश्वर ने मशीनरी दे रखी है उसको क्या किया जाए, उसको तो कम से कम ऑन कर दिया जाए, उसको प्रमोट कर दिया जाए। और अगर इसको हम लोग प्रमोट कर देंगे तो क्या होगा, कैंसर ऑफ हो जाएगा। ये एक तरीका है। तो क्या आप लोग इस बात को आज रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे, क्यों लेट स्टेज में बोला जा रहा है कि कैंसर अब ट्रीट नहीं हो सकता है? एक और लेट स्टेज का कारण है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, कैंसर जो हो चुका है अपने मेटास्टेसिस में आ चुका है। तो जितना लेट होगा ना उतना ज्यादा जीन से एक्टिवेट होते चले जाएंगे। दूसरा तरीका क्या होने वाला है आपका, एक हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोन म्यूटेशन इन हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम कंट्रीब्यूट्स टू द कैंसर। जैसे कि हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफर, मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर करने वाला एंजाइम है हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, हिस्टोन डीमिथाइलेज, हिस्टोन डीमिथाइलेज, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम्स हैं इनमें म्यूटेशन हो गया, मान लिया हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज है। अब आप खुद ही सोचो, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को एक जगह से एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाता है, दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाता है, ठीक है, दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाता है। अब अगर और उससे कारण मान लिया कोई जीन ऑन होता है, मान लिया उससे कोई एक जीन ऑन होता है, मान लिया उससे ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑन हो जाता है। अब हमने क्या किया, HMT पे ही हमने म्यूटेशन हो गया, हिस्टोन कैंसर में क्या हो गया, HMT में ही म्यूटेशन हो गया, तो वो जीन ऑन हो ही नहीं पाएगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन हमेशा ऑफ रहेगा, कैंसर हो जाएगा। बोलो, इस तरह से आपको अब सोचना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सोचना है ना, ज्यादा से ज्यादा सोचना है, खासकर मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो भी पढ़ने का शेड्यूल है, अगर आपकी सेल्फ स्टडी 4 घंटे की है, सेल्फ स्टडी 2-2.5 घंटा जो हमसे पढ़ रहे हो उसको सेल्फ स्टडी नहीं कहते हैं। सेल्फ स्टडी अगर आपकी 4 घंटे की है, ठीक है, तो उसको कोई तरह से 6 घंटे लेके आना है, और 6 घंटे में कम से कम 1 घंटा आपको या 45 मिनट तो आपको सोचना है चीजों के बारे में। अब जैसे मैंने बताया, ये 2 चीजें छोड़ देंगे, ये 2 आपको खुद सोचना है कि किस दशा में ये कैंसर कर सकते होंगे, है ना, कैंसर कर सकते होंगे। आगे एक लास्ट टॉपिक और आने वाला है, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। और खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, खत्म हो जाएगा। क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग में क्या होने वाला है ना, SWI स्विच, SNF स्विच, NF स्विच का मतलब स्विचिंग, SWI का मतलब स्विचिंग है, और SNF का मतलब शुगर नॉन फर्मेंटिंग है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताया है यहाँ पर, इसके फुल फॉर्म से इसके फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इज एंड ATP डिपेंडेंट क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्रोमैटिन को रीमॉडल करने का काम करता है। रीमॉडलिंग क्या होती है मैंने आपको पहले से समझा दिया था।
इट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन बाय अल्टरिंग क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। ये क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को अल्टर करके जीन को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, ये E2F को सप्रेस कर देता है। इससे पहले किसी और कुछ और पढ़ा था जिसने E2F को सप्रेस किया था, निशा जी बतलाइए। इससे पहले क्या किसी और चीज को आपने पढ़ा था? टाइप करके बताइए, और लोग भी टाइप करते हैं, देखे पहले कौन बताता है। E2F सप्रेसर कुछ और पढ़ा आपने जीवन काल में कभी? किसी ने E2F सप्रेसर पढ़ा आज तक? बताएं कौन E2F को सप्रेस कर सकता है? बहुत थोड़ा सा, खाली उसका नाम बताना है। सबसे पहले सप्तऋषि भाई ने आंसर दिया। नहीं, हाँ, फिर अनुष्का जी। अनुष्का कहाँ चली गई थी भैया? इतनी देर से हम आपको ढूंढ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे, बता ही नहीं रही हो। क्वेश्चन नहीं आ रहा था क्या? ठीक है, जिन्हों भी आरबी बताया है सही है ना? ऐसे ही एक और आया है ना, तो इट सप्रेसेस E2F। ये क्या करता है? E2F के ट्रांसक्रिप्शन, E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसको ले जाकर के सप्रेस कर देता है। मेरे भाई E2F ही तो था, E2F को आरबी पकड़े हुआ था। मैंने शायद इसका एग्जांपल अंकल और तुमको कोई काम नहीं करने दे रहा, पापा आए तुमको कहाँ पे पता है, पापा के दोस्त, ऐसा कुछ हमने ट्रिक बताई थी, एनोलॉगी बताई थी खूब अच्छे से आरबी। जिन्होंने कोई नहीं याद है वो प्रीवियस वीडियो को जो पढ़ाया है मैंने, और पब्लिक भी है, उसको आपको अलग से लिंक मांगने की जरूरत नहीं है। एक एक करके डबल स्पीड में कैंसर की पूरी वीडियोस देख ले। जिनके पास आज समय हो थोड़ा सा, वो पूरा कैंसर रिवाइज कर डाले अच्छे से, डबल स्पीड में देख ले, ठीक है। सप्रेस E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देयर बाय इनहिबिटिंग सेल साइकिल, जिससे सेल साइकिल क्या होती है? इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन SINF, अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? E2F को कोई पकड़ के बैठेगा ही नहीं। E2F को पकड़ के नहीं बैठेगा तो E2F तो फ्री हो जाएंगे ना, खुले आम घूम रहे हैं। हाई बढ़ गया, इस एरो का मतलब बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और वो पहुंच जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर पहुंच जाएगा, कहेगा भैया सेल प्रोलिफरेट करो। क्या कर तो दिया, क्या और करो, और करो, क्यों? क्योंकि उसका इनिबिटर है ही नहीं ना। इनिबिटर आरबी पे भी म्यूटेशन हो गया है ना। ये सब जो भी कैंसर प्रोमोटर है उन सब में म्यूटेशन होने लगता है। जैसे जैसे कैंसर अपनी आगे की दशा में बढ़ता चला जाता है, उसी में म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा क्या हो गया? SWI SNF पे भी म्यूटेशन हो चुका है। तो ओवरऑल अनकंट्रोल्ड मैनर में सेल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और हम लोग क्या बोलेंगे भैया मेरे भाई, वहां पर क्या हो चुका है? कैंसर हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट नोट लगा दी मैंने, SNF कॉम्प्लेक्स लिखा था ना मैंने, शायद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब केवल एक नहीं है, बहुत तरह के SNF मिलकर के काम करते हैं, बहुत तरह। उसमें से एक SNF5 जो है, SNF5 है ना। SNF5 जो, खाली 5 याद रखना, एक कोर कंपोनेंट है ना, एक कोर कंपोनेंट है ऑफ द SWI SNF कॉम्प्लेक्स का, है ना। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कॉज, है ना, मैलिग्नेंट रैबिडॉइड ट्यूमर। मैलिग्नेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाला, है ना। ट्यूमर का मतलब, ट्यूमर मतलब इस समय तो हम इसको कैंसर ही बोल सकते हैं जब फैलने लग गया। और रैबिडॉइड का मतलब क्या होता है? रैबिडॉइड, रैब का मतलब होता है रॉड। रैब का क्या मतलब होता है मेरे भाई? रॉड। रैब का मतलब होता है रॉड। और डॉइड का, ऑइड का मतलब क्या होता है? ऑइड का मतलब होता है लाइक, लाइक रॉड के जैसा, रॉड लाइक। एक्चुअली में ये इसमें जो सेल्स होती हैं वो रॉड लाइक हो जाती है, लंबी लंबी हो जाती है ऐसे, है ना, ऐसे रॉड लाइक होने लग जाती हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कैंसर को, है ना, इस तरह के कैंसर को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट रैबिडॉइड ट्यूमर। कैंसर इपीजेनेटिक थेरेपी बड़ी मार्केट में है, इपीजेनेटिक थेरेपी करते हैं। यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि इपीजेनेटिक चेंजेस करके कैंसर को रिवर्स कर दें। देयरफॉर इपीजेनेटिक ड्रग्स आर यूज्ड कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में इपीजेनेटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। जैसे जैसे मान लिया मिथाइलेज जो था वो कैंसर को प्रमोट कर रहा था, तो हमने क्या कर दिया, सॉरी डी मिथाइलेज, मान लिया कैंसर, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिथाइलेज जो है, मिथाइलेज जो है वो मिथाइल ग्रुप ऐड करके इमेजिन कर रहे हैं, है ना, वो कैंसर को प्रमोट कर रहा है। इमेजिन कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप क्या करता है? कैंसर को प्रमोट करता है। मैंने पहले भी बताया है, मैं 1000 बार बता रहा हूँ कि मिथाइल ग्रुप
वही मिथाइल मिथाइल ग्रुप कहीं पे जीन को ऑन भी कर सकता है और कहीं पे जीन को ऑफ भी कर सकता है। ये कोई नियम नहीं, इसको नियम बना के मत चलना, ठीक है। मान लिया मिथाइल ग्रुप जो है वो कैंसर के जीन को ऑन करता है ना, तो कैंसर के जीन को ऑन कर देगा। तो मान लिया ये प्रोटोऑन्कोजीन था, मान लिया प्रोटोऑन्कोजीन था, अगर उसको ऑन कर देगा, उसको ओवर एक्सप्रेस करा देगा, तो भाई तो हो जाएगा कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर। अब अगर हम लोग इसका इसी मिथाइलेज का इनिबिटर ले आए, क्या ले आए? डी मिथाइलेज ले आए। क्या ले आए? डीएनए मिथाइल, डी मिथाइलेज ना लेकर के बोलेंगे डीएनए मिथाइल, है ना, ट्रांसफरेज इनिबिटर ले आए, इनिबिटर ले आए, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर ले आए। तो वो क्या करेगा? इसी मिथाइल को इनिबिट कर देगा, है ना, इसी मिथाइल को इनिबिट कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? प्रोटोऑन्कोजीन ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होने से क्या होगा? कैंसर जो हो रहा था, कैंसर वो नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या हो गया? हिस्टोन डी इथाइलेज, है ना, इनिबिटर, इसका इनिबिटर करा दिया। हिस्टोन इथाइलेज क्या कर रहा था? मान लिया वो जीन को ऑन कर दे रहा था, जीन को ऑन कर दे रहा था, हिस्टोन और जीन के बीच के इंटरेक्शन को वीक कर दे रहा था, जीन ऑन हो जा रहा था। और अगर जीन ऑन हो जा रहा है तो मान लिया वही कहानी चल रही है, वो जीन ऑन हो जा रहा है, जीन अगर ऑन हो जा रहा है तो कैंसर हो जा रहा है। मान लिया वो जो जीन था वो प्रोटोऑन्कोजीन था। ऐसे अगर जीन ऑफ मान लेते हैं हिस्टोन डी इथाइलेज, मान लिया यही, सॉरी इथाइलेज नहीं, एसिटाइलेज, एसिटाइल, है ना, एसिटिल ग्रुप वाला है। तो मान लिया यही एसिटिल ग्रुप है, वो यही एसिटिल ग्रुप किसी स्टोन पे आकर के बाइंड किया, किसी स्टोन पे आके बाइंड किया, जिसके कारण क्या हो रहा है? उस जीन और हिस्टोन के बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया, और ये खूबसूरत का जो जीन था वो जीन था ट्यूमर सप्रेसर जीन। और हिस्टोन के कारण इंटरेक्शन बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है? इंटरेक्शन बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है? वो जीन ऑफ हो गया। और अगर सोचो ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑफ हो रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑफ हो रहा है, तो क्या होगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन के ऑफ हो जाने से क्या होगा भैया? ट्यूमर हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये कहानी हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद है भैया आप लोगों को बात समझ में आ रही है। ठीक है, बाकी जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, निशा जी हैं, प्लीज आप लोग, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप और लोगों को भी शेयर करिए, ठीक है। जैसे सप्तऋषि को शेयर किया तो उन्होंने शायद अर्चिता को बतलाया, अब अर्चिता चाहे तो वो किसी और को बताएं, मतलब बता सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा कम्युनिटी और स्ट्रांग होगी, जरूरी है, वो जरूरी है भाई, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं अपनी तरफ से भी, अर्चिता है, अनुष्का है, कृतिका है, और कौन है, अर्चिता है, अंशिका है ना, ये सब लोग तो और अपने साथ वालों को बता सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे एक दो और बच्चे और आए हुए हैं, तो शायद उनको अभी से नहीं जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे भी तो उनको टूल्स टेक्निक से जोड़ सकते हैं केवल, कि टूल्स टेक्निक पढ़ लो। कैंसर वाली वीडियोस के लिए हम खुद ही मना कर देंगे कि मत पढ़ना। अब वो कब से पढ़ना शुरू करेंगे? जो नए आएंगे वो शुरू करेंगे जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस पढ़ाना शुरू करूंगा, तब वो पढ़ लेंगे जो नए आएंगे, है ना, तो वो वहां से पढ़ सकते हैं। और फिर जो कोई नए आएंगे, फिर मान लो एपोप्टोसिस एक दो वीडियो पढ़ा दी, फिर कोई नया आएगा तो वो उनको फिर कहाँ से जुड़ना है? उनको जुड़ना है सेल सिग्नलिंग से, ठीक है। जिनका जो पीछे का छूट गया उनको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।